नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवीसी क्लासेस पर। आज हम 60 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके निकटवर्ती परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ कहा गया है निम्न में से कौन सा वंश तथा संस्थापक युग्म सही सुमेलित है। जी हाँ, देखिए मौर्य वंश अशोक, बी गुप्त वंश समुद्रगुप्त, सी गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक या डी आपका तुगलक वंश अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा देख सकते हैं मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित था, तो ये विकल्प नहीं सही होगा। गुप्त वंश जो था श्रीगुप्त के द्वारा, तो ये विकल्प भी हमारा सही नहीं होता है। गुलाम वंश देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हाँ ये पूरी तरीके से सही है। तुगलक वंश जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का वो है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यही हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है। इस बार इसी तरीके का प्रश्न है, लेकिन ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द यूज किया गया है, तो इस प्रश्न में जो सही सुमेलित नहीं उसे हमें पहचानना है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, जी हाँ ये बिल्कुल सही कथन है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित पुस्तक है। सी यू की हर्षवर्धन, जी नहीं यही विकल्प हमारा गलत होगा क्योंकि सी यू की हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, जबकि इनके दरबार में जो हैंसवांग आए थे उनके द्वारा लिखी गई थी, तो ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, गोदान प्रेमचंद्र और इंडिका मेगास्थनीज तीनों ही विकल्प सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वो देख सकते हैं आप। 3 नंबर प्रश्न कहता है दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजवंशों में किसका संस्थापक सुमेलित नहीं है। वैसे ही प्रश्न है। देखिए चालुक्य वंश पुलकेशन, जी हाँ सही है। राष्ट्रकूट वंश दंतिदुर्ग, जी हाँ ये विकल्प भी सही है। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय या होयसला वंश विष्णुवर्धन, जो हमारा तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों ये सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा मानी जाती है। जी वैसे तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक के तौर पर जाने जाते हैं, बात याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न संविधान से जुड़ा हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो अनुच्छेद 25 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो देख सकते हैं 5वें प्रश्न पे बात करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो प्राप्त करता है उसे अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है, आप इस बात को भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, देख सकते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यहाँ नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है। जी हाँ, भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। और बात करें अनुच्छेद 36 से 51 तक की नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन मिलता है संविधान में। और अगर पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं, इसका स्रोत क्या है, तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, सारी बातें करते हुए चलेंगे, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में इसी रूप में पूछा गया है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है। तो जो हमारा असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या मेघालय, तो हमारा सही उत्तर होगा त्रिपुरा, जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है। देखिए यहाँ कहा गया है भारत सबसे अधिक जमीनी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा कि बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे अधिक ज्यादा सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। भारत का विभाजन करना, बी भारतीय संविधान बनाना, सी भारत की स्वतंत्रता दिलाना या डी भारत में संवैधानिक व्यवस्था का स्थापित करना। जी हाँ, कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक व्यवस्था के स्थापना करना था, और ये 1946 में भारत आया। ये भी बात आप याद रखेंगे, 1946 कैबिनेट मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पूछा गया विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 5 जून, 14 नवंबर, 23 अप्रैल या 21 फरवरी। जो 23 अप्रैल है मेरे बच्चों
वो आप याद रखेंगे, विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी पूछा गया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी, 11 अक्टूबर, 8 मार्च या 14 नवंबर। तो हमारा सही विकल्प ए होगा, 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या लंदन? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। आइए देखते हैं अगले अगले प्रश्न को। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत रत्न विजेता नहीं है? जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर, रविशंकर, कपिल देव। जी हाँ, जिन चारों में से जो कपिल देव हैं उन्हें भारत रत्न नहीं प्राप्त है, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। यहाँ कहा गया है, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1895, 1901, 1910, 1888। जी हाँ, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की बात करें तो 1901 में। जी हाँ, इसी वर्ष से पहली बार से नोबेल पुरस्कार बांटे गए, तो तभी से हम मानते हैं नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो हमारा सही उत्तर होगा ऋग्वेद। जी हाँ, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है और यह सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पूछा गया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जी हाँ, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसमें यहाँ प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो हमारा सही उत्तर होगा, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय में। वैसे ये चारों विकल्प ही आपको स्मरण रखने हैं। जो राजगृह है, यहाँ पर हमारा पहली बौद्ध संगीति होती है, और जो वैशाली होती है वहाँ दूसरी, और जो पाटलिपुत्र होता है वहाँ पर तीसरी बौद्ध संगीति होती है, और चौथी। तो इस विकल्प का उत्तर है कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, याद रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17 नंबर प्रश्न कहता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, सासाराम, सी आगरा या डी लाहौर? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, सासाराम, आप याद रखेंगे इसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह 18 नंबर प्रश्न से कहता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, अंतिम यानी 10 गुरु जो सिख परंपरा में रहे, तो उसमें 10वें नंबर के यानी अंतिम गुरु कौन थे? तो ये हमारा सही विकल्प जो होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब और किनके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो है 1665 में शिवाजी और मिर्जा राय राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 नंबर देखते हैं, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार उपाधि किसे दी गई? तो हेन स्वांग जो थे, उनको तीर्थ यात्रियों के राजकुमार कहकर संबोधित किया गया, और ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए के चीनी यात्री थे, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सी यू की था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देख सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू करने वाले थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे। ये आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा जो अगला प्रश्न है, वो दिल्ली दरबार का आयोजन निम्न में से किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग? तो लॉर्ड कर्जन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था सन 1911 में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और जॉर्ज पंचम वहाँ के जो राजा थे भारत आए थे, और उन जो 1911 का दिल्ली दरबार था उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी, वो था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसे रद्द कर दिया गया था, और दिल्ली को जो है राजधानी बनाया गया था, उससे पहले कलकत्ता हुई थी। ठीक है, तो 1911 दिल्ली दरबार काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा 23 नंबर प्रश्न कहता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा जो सही उत्तर होगा, वियना। जी हाँ, वियना जो है वो ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमारा जो बी विकल्प है, ईगा स्वियातेक, जो पोलैंड की हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है ना। आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं अब आगे अपना अगला प्रश्न। जी हाँ, अगले प्रश्न को हम जब देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों।
यहाँ कहा गया है भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड किस शहर ने जारी किया था। तो यहाँ पर है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलोर या डी अहमदाबाद। तो हमारा सही उत्तर होगा डी अहमदाबाद। ठीक है, आइए चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 26 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य की बात कर रहा है। ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी गरबा या डी ओडिसी। तो जो लोक नृत्य की बात है तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गरबा। जी हाँ, जो कथक है, भरतनाट्यम है और जो ओडिसी है, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 बताई गई है। कितनी? 8 है। ठीक है, लोक नृत्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गरबा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, अगर ये संख्या पूछी जाती तो 8 बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 27 नंबर है, वो देख सकते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। भांगड़ा, कालबेलिया, सी घूमर या डी बिहू। तो आपको आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है पंजाब, है ना। तो भांगड़ा के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहता है सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। ए शुष्क पतझड़ी वन, डी शंकुधारी वन, सी मैंग्रोव वन या डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो सी विकल्प होगा। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो सुंदरवन होते हैं जो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो ऐसे वनों को कहा जाता है जो खारे पानी के से खारे पानी में उगते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो खारे पानी में भी जीवित रह सकती है। तो इस प्रकार से जो जंगल तैयार होते हैं वो सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 29 नंबर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। तो जो अनुच्छेद 124 है मेरे प्यारे बच्चों, वो भारतीय संविधान को वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान को वर्णित है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है, ये भी आप बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ कहा गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न था, अब यहाँ है राज्यों में उच्च न्यायालयों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। जो राज्यों में उच्च न्यायालय होता है वो उसका वर्णन किस में है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बी विकल्प है ये सही हो जाएगा अनुच्छेद 214 में। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न से कहता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी है, यहाँ देखिए दक्षिण भारत की बात कर रहा है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है मेरे प्यारे बच्चों वो गोदावरी नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जो माही नदी है वो माही नदी जो सी विकल्प दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो उसका सही विकल्प होता है। ठीक है, आगे देखिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर ये है भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो ए विकल्प है हमारा 324। जी हाँ, 324 जो है भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 34 नंबर प्रश्न है वो कहता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह सी विकल्प सही होगा। प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ देखिए महात्मा गांधी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हमारा जो देखिए विकल्प है 1920 नागपुर के, 1924 बेलगाम के, 1929 लाहौर के या 1931 कराची के। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1924 बेलगाम। जी हाँ, 1924 बेलगाम जो है हमारा सही उत्तर होगा, जिसे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वैसे सी विकल्प जो देख सकते हैं 1929 लाहौर अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण ये भी होता है। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1929 कांग्रेस अधिवेशन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है कि 1924 बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है 36 नंबर है, वो देखिए प्यारे बच्चों कैसा है कि निम्न में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। और इसमें विजेता कौन सा नहीं, विष्णु खरे, बी अमृता प्रीतम, सी कुंवर नारायण, डी कृष्णा सोबती। तो हमारा जो सही विकल्प होगा विष्णु खरे जो हैं, इस विकल्प का सही उत्तर होगा, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त है। ठीक है,
आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है देखिए वो 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न कहता है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 4 क्षेत्रों में। तो वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जी हाँ, जब प्रारंभ में 1901 में जब प्रारंभ हुए थे नोबेल पुरस्कार बंटना, तो सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे। लेकिन आगे चल के 1968 में, जी हाँ, 1968 में एक और क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ पर शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, और अंत में ये जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, इसको 1968 में, जी हाँ, 1968 में स्थापित किया गया था। और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रश्न हमारा है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 6 क्षेत्रों में। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए 38 नंबर प्रश्न है, नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, हेलसिंकी, ओसलो या कोपेनहेगन? तो कोपेनहेगन। तो हमारा जो विकल्प है सी सही होगा, ओस्लो। जी है, नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ओपेक से संबंधित है। इसके मुख्यालय से संबंधित प्रश्न हमने आगे किया था। यहाँ ओपेक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारा सही उत्तर होगा 1960। जी हाँ, ओपेक संगठन की स्थापना 1960 में होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, त्वचा, मस्तिष्क या यकृत? तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी। जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया है रक्त समूह की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर? तो हमारा जो सही उत्तर होगा, कार्ल लैंडस्टीनर जो थे वो रक्त समूह के खोजकर्ता थे। ठीक है, 4 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है आपको, ए बी और मेरे प्यारे बच्चों ओ। जी हाँ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं जिनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न हमसे कहता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या कश्मीर? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है कर्नाटका में। ठीक है, आगे देखिए सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये सरिस्का अभ्यारण्य हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए 44 नंबर है। यहाँ पर पूछा गया है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही विकल्प होगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या बिहार? तो जो दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है वो हमारा स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखीमपुर खीरी। आगे याद रखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, एम एस स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम या बरकत अली? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इसे याद रखेंगे, एम एस स्वामीनाथन जो है हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। उसी जैसा मिलता जुलता प्रश्न है, आपको याद करना आसान होगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं गेराल्ड हाइलमैन, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, जॉर्ज वॉशिंगटन? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो बी विकल्प होगा, नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जो भारत के थे हमने इससे पहले पढ़ा था एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पूछा है, एडी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, पूछा गया है, भारत के पुनर्जागरण काल के जनक कहा जाता है? ठीक है, तो संत तुकाराम, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या जवाहरलाल नेहरू? तो हमारा जो सही विकल्प होगा, भारत के पुनर्जागरण काल के ये जो जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय माने जाते हैं, और इन्होंने भारतीय समाज सुधार में अपना अमूल्य योगदान दिया था। और इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज आप खासकर याद रखेंगे, जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 50 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप याद रखेंगे, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो हमारा सही उत्तर होगा 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे देखिए, भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है?
ड्यूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रेड क्लिफ रेखा है वो आपके भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, ईसीजी के का उपयोग किस अंग के लिए किया जाता है, यानी किस अंग की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा इस विकल्प में वो है हृदय। जी हाँ, ईसीजी की जांच हृदय के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। 53 नंबर प्रश्न है हमारा। यहाँ कहा गया है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हमारा जो पहला विकल्प है CaSO4 2H2O, ये जो है कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, सीमेंट निर्माण में या प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, यहाँ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। जी हाँ, ये कुछ तत्व दे रखे हैं, इनमें सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है। तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या यूरेनियम। तो हमारा सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व है यूरेनियम। जी हाँ, क्योंकि यूरेनियम 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है, बाल कामकाजी बच्चों के बारे में क्या बताया जाता है। ठीक है, तो वे अपने भविष्य के लिए काम करते हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर उन्हें काम करने से हानि होती है या उन्हें कोई हानि नहीं होती है। तो जो बाल है यानी जो छोटे बच्चे काम करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उन्हें बचपन से जब काम करेंगे तो उन्हें काम करने से विभिन्न प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए, 56 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सा एंजाइम पेट में दूध को फाड़ने के काम में आता है। कौन सा एंजाइम पेट में दूध को फाड़ने में आता है। जो भोजन हम करते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर दूध को फाड़ने का काम जो है वो बी ऑप्शन है, रेनिन। जी हाँ, रेनिन के द्वारा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में मुद्रा नीति का नियंत्रण कौन करता है। वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई या भारत सरकार या विश्व बैंक। तो मुद्रा नीति का जो नियंत्रण का कार्य करता है वो हमारा आरबीआई करता है। जी हाँ, वो हमारा आरबीआई करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जीडीपी योगदान है। जी हाँ, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा जीडीपी में अपना योगदान देता है। तो हमारा सही विकल्प होगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र प्रथम नंबर पर आता है भारत की जीडीपी में योगदान देने के लिए, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। इस बात को भी आप याद रखें। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगले प्रश्न में कहा गया है, मेरे प्यारे बच्चों, द गोल ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट मेक मनी बट टू मेक यूजफुल थिंग्स। जी हाँ, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो कार्ल मार्क्स का है मेरे प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स का कहना है कि चीजों का उत्पादन जो है, उत्पादन का लक्ष्य हमारा धन कमाना नहीं बल्कि उपयोगी वस्तुएं बनाना होना चाहिए। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं और यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। तो किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 1968 यहाँ पर विकल्प दे रखा है, तो इसे हम सही मानेंगे। लेकिन 1968 में स्थापना होती है और 1969 में से दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो विकल्प के हिसाब से 1968 है, हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जुड़े रहें हमारे साथ आरबीसी क्लासेस पर। धन्यवाद।